एपिसोड 73 उसके शुगर डैडी है दिग्विजय और दीदा की शादी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आज आशीष और पीहू के सिर्फ 2 सीन शूट करने थे जो कि हो चुके थे। इस वक्त डायरेक्टर कुछ और शूट कर रहे थे। आशीष और पीहू डायरेक्टर के पास बैठकर शूटिंग देख रहे थे। पीहू सभी चीजें अच्छे से अब्सॉर्ब कर रही थी क्योंकि यह उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले उसने जिन 2 फिल्मों में रोल किया था उनमें उसे कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिला था और उसका रोल भी उस फिल्म में माया के कहने के कारण काट दिया गया था। पर पीहू अपनी पहली फिल्म को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती थी और डायरेक्टर खान की वजह से उसे इस बात का यकीन भी था कि फिल्म जरूर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी। डायरेक्टर खान आज सभी आर्टिस्ट के काम से खुश थे क्योंकि सभी लगभग प्रोफेशन ही एक्टर्स चुने गए थे। माया की भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उसकी एक्टिंग की वजह से ही पीहू उस पर पहले पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी। तो ऐसे में माया की एक्टिंग पर सवाल उठाने का कोई चांस ही नहीं था। आज सभी लोगों के सीन शूट होने के बाद डायरेक्टर खान ने सभी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप सब लोगों के काम से बहुत खुश हूँ। आज हमारा शूटिंग का पहला ही दिन बहुत अच्छा गया। उम्मीद है कि हमारे शूटिंग के 5 महीने इसी तरह से कट जाएंगे। सभी लोगों ने डायरेक्टर की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। डायरेक्टर खान ने कहा, हम नेक्स्ट शूटिंग 2 दिन बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में करेंगे जहां पर सारा और अखिल पढ़ाई करते हैं। सब लोगों ने अपना सर हिलाया। डायरेक्टर खान ने माया की तरफ देखकर कहा, और माया तुम और करण अगर चाहो तो उस दिन छुट्टी ले सकते हो क्योंकि उस दिन तुम्हारा कोई सीन नहीं है। तुम्हारे सीन अगले हफ्ते से शुरू होंगे। माया ने कहा, डायरेक्टर सर क्या हम सेट पर शूटिंग देखने के लिए आ सकते हैं? डायरेक्टर ने कहा, ठीक है। शाम के 4 बजे ही सभी लोग शूटिंग से फ्री हो गए थे। पीहू जैसे ही बाहर निकली उसे बाहर रामुका का गाड़ी लेकर खड़े दिखाई दिए। यह देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे लगा था कि अक्षय उसे पहले दिन पिकअप करने आएगा, पर वह जानती थी कि अक्षय अभी गुस्से में है, इसलिए उसने गहरी सांस ली और गाड़ी में जाकर बैठ गई। दूर से आशीष देख रहा था कि पीहू एक बहुत महंगी गाड़ी में बैठी है। उसे अभी तक पीहू की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी, ना ही मल्होत्रा खानदान की बहू वाली और ना ही सिंघानिया खानदान की बेटी वाली। उसके दिमाग में यही सवाल चल रहे थे कि पीहू आखिर है कौन जो इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकती है। वही सेट से बाहर निकल रहे माया और करण ने आशीष के चेहरे पर पीहू को इतनी बड़ी गाड़ी में जाता है देख हैरानी देख ली थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए आशीष की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। आशीष अभी भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था जिस डायरेक्शन में गाड़ी गई थी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीष। आशीष ने पलटकर माया की तरफ देखा और जल्दी ही अपनी नजरें फेर ली। उसे माया बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर करण उसका दोस्त था उसके हिसाब से। पर करण तो आशीष को हमेशा से अपना कम्पिटिटर्स मानता था, जबकि आशीष हमेशा उसकी इंडस्ट्री में मदद करता था। करण ने कहा, क्या हुआ आशीष? आशीष ने भी की मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं। करण ने कहा, पीहू के बारे में सोच रहे हो ना तुम? आशीष ने कहा, नहीं। करण ने कहा, तो तुम उस तरफ क्यों देख रहे हो जिस तरफ पीहू अभी अपनी कार से गई है? आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि गाड़ी कौन सी है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है? आशीष ने हैरानी से कहा, मतलब? माया ने कहा, वह मेरी बहन है और मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसका एक बूढ़े आदमी के साथ अफेयर चल रहा है जिसके साथ वो रहती है। माया जानती थी कि अगर पीहू को यह बात किसी को बता नहीं होती कि वह अक्षय मल्होत्रा की बीवी है तो अभी तक यह बात उसने सबको बता दी होती। वह पीहू को आशीष की नजरों में गिर आना चाहती थी। आशीष ने गुस्से से कहा, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन है वह, मैं क्यों बकवास करूँगी? बचपन से जानती हूँ उसे, पैसों के लिए वह कुछ भी कर सकती है। उसके कई सारे शुगर डैडी रहा
चुके हैं। आज तक आशीष ने गुस्से से कहा, अपनी यह गंदी जुबान बंद करो। माया ने आशीष के चेहरे पर उदासी देख ली थी, जिस वजह से उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए मिस्टर आशीष, मैं जानती हूँ आपके लिए यह मानना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं उसकी बहन हूँ। मैं क्यों अपनी बहन के बारे में बुरी बातें कहूँगी? मैं बचपन से उसे जानती हूँ, बचपन से उसे हमेशा से सिर्फ अमीर इंसान के साथ रहना पसंद है, जिस वजह से उसने 3 साल पहले ही हमारा घर छोड़ दिया है। माया की रियल आइडेंटिटी भी लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि मनोहर जी उसे अपनी पोती मानने को तैयार नहीं थे और अशोक जी के हाथों में कोई पावर्स नहीं थे जिससे माया उड़ सके। पर मनोहर जी उसे फाइनेंशियली मदद करते थे और उसी पैसों के बलबूते पर माया ने खुद का नाम इंडस्ट्री में बनाया था। आशीष ने थोड़े गुस्से से माया को देखकर, देखो मुझे तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुननी, अगर वह तुम्हारी सच में बहन होती तो तुम इस तरह की अफवाह है उसके बारे में नहीं फैलती। आशीष का जवाब सुनकर माया थोड़ी हड़बड़ा गई, पर फिर उसने खुद को संभालकर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए चाहे आपको कुछ भी क्यों ना लगे, वह मेरी बहन है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। जहाँ उसे अमीर आदमी दिखता है, वह अपने रंग गिरगिट से भी तेज बदलती है। इसलिए मैं बस आपको यह बताना चाहती हूँ कि पीहू से बचकर रहिएगा, क्योंकि शायद अब आपकी बारी है, क्योंकि इस तरह से बिना वजह किसी के नजदीक नहीं जाती और बस 2 ही बार मिलने पर वह आपके इतने नजदीक आ चुकी है। मैं यह सब आपके भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काफी बड़े एक्टर हैं और मेरे इंस्पिरेशन भी। माया की बात सुनकर आशीष के दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। वह अच्छे से इंसान को पहचानता था, क्योंकि वह पिछले 21 सालों से अग्रवाल फैमिली के साथ रहता था। वह अच्छे से लालची लोगों की रगरग से वाकिफ था, पर पीहू को देखकर उसे कभी नहीं लगा कि वह लालची होगी, पर उसे यह फीलिंग माया से जरूर आती थी। पर माया की बात सुनकर कि पीहू के कई सारे शुगर डाली है, आशीष के दिल में दर्द हो रहा था। आशीष ने अपने मन ही मन कहा, बिल्कुल नहीं हो सकता है, यह पीहू को बदनाम करने के लिए सब कह रही है। बिना सच जाने में ऐसे पीहू के बारे में इतना गलत नहीं सोच सकता, और वैसे भी जिस तरह से यह बात कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि यह मुझे पीहू के खिलाफ भड़काना चाहती है। आशीष ने मन ही मन कहा और फिर माया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मिस माया कहानी काफी अच्छी बना लेती है आप, पर वह क्या है ना, एक एक्टर दूसरे एक्टर को देखकर अच्छे से समझ जाता है कि वह सच बोल रहा है या फिर एक्टिंग कर रहा है। वैसे आपकी एक्टिंग तो अच्छी है, पर फिर भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। इतना कहकर आशीष मुस्कुराते हुए वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। आशीष के जाने के बाद करण माया को देखकर हंसने लगा। वहीं माया गुस्से से आशीष को जाते हुए देख रही थी। करण ने हंसते हुए कहा, सच में तुम्हारी एक्टिंग कोई भी पहचान सकता है। माया सिंघानिया, तुम्हें खुद को एक्टिंग में सुधारने की जरूरत है, वरना अभी जो यह छोटे मोटे रोल मिलते हैं, यह भी मिलना बंद हो जाएंगे। माया ने गुस्से से करण की तरफ देखकर कहा, मुझ पर उंगली उठाने से पहले यह जरूर देख लेना कि अगर आशीष ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम आज यहाँ पर नहीं होते। माया की बात सुनकर अचानक से करण के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसे यही बात नहीं पसंद थी कि कोई उसका कंपैरिजन आशीष के साथ करे, जिस वजह से अपने सबसे अच्छे दोस्त को करण खुद का कॉम्पिटिटर मानने लगा था, यहाँ तक कि नफरत भी करने लगा था। आशीष की तरह करण भी एक अडॉप्टेड लड़का था, पर करण की अडॉप्टेड फैमिली ने कभी उसे तकलीफ नहीं दी थी जो कि आशीष की अडॉप्टेड फैमिली ने उसे दी थी। पर दोनों स्कूल से अच्छे दोस्त थे, दोनों ने अपना करियर भी साथ में ही शुरू किया, पर आशीष का कैरियर दिन ब दिन ग्रोथ करता गया और करण इसी वजह से आशीष को खुद का दुश्मन मानने लगा। पर आशीष हमेशा उसकी मदद करता था, पर अब करण को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई आशीष के साथ उसकी तुलना करे। उसने गुस्से से माया का गला दबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टैलेंट पर सवाल उठाने की? भले ही उसने मेरी मदद की है, पर सिर्फ ऑडिशन में नाम लिखवाने में। ऑडिशन क्लियर मैंने किया है।
माया ने गला दबाने के बाद भी मुस्कुराते हुए कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आशीष की मदद के बिना तुम कुछ नहीं हो। करण ने गुस्से से माया के गले को छोड़ा। माया 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। करण ने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, आशीष छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तेरी वजह से मेरी कोई औकात नहीं रह गई है। माया ने खुद को संभाला और हंसते हुए कहा, अब तुम सच में खुद को पहचान गए, तुम्हारी उसके सामने कोई औकात नहीं है, कोई नहीं, तुम एक भिखारी से भी ज्यादा गरीब हो। करण ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बहुत जल्दी मैं खुद को आशीष अग्रवाल से बड़ा स्टार बनाकर दिखाऊंगा तुम्हें माया सिंघानिया, और यह मेरा प्रॉमिस है। पर तुम अपनी सोचो, एक दिन तुम्हारी बहन आसमान की ऊंचाइयों पर होगी और तुम जमीन से उसे देख भी नहीं पाओगी। करण की बात सुनकर माया ने भी गुस्से से कहा, उसे उस आसमान से नीचे कैसे पटकना है यह माया सिंघानिया अच्छे से जानती है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माया के चेहरे पर गुस्सा देखकर करण ने खुद को शांत किया और कहा, देखो तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, तो क्यों हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हमें साथ मिलकर हमारे दुश्मनों से लड़ना होगा। माया ने भी खुद को शांत किया और करण की बात सुनने लगी। करण ने कुछ उसे समझाया, जिसे सुनकर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो 2 दिन बाद हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए एक कार में जाकर बैठ गए। वही गाड़ी में पीहू उदास बैठी हुई थी, क्योंकि अक्षय से नाराज होकर चला गया था। वह जानती थी कि उसके बाथरूम से ऐसे निकलने की वजह से अक्षय उसे गुस्सा जरूर हो गया होगा, पर उस वक्त पीहू को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि आज उसका शूटिंग का पहला दिन था और अक्षय अपनी जलन के चक्कर में यह भी भूल गया था कि एक एक्टर को इसी तरह के काम करने होते हैं। प्रोफेशन इन सब कामों में शर्मा नहीं सकता, पर पीहू ने सोचा कि वह अक्षय को अच्छे से बैठकर यह सब समझ आएगी, क्योंकि जब उसने अक्षय के नजरिए से सोचा कि अगर अक्षय किसी दूसरी लड़की को किस करे या फिर गले लगाए तो पीहू तो उस लड़की का खून ही कर देगी। यह सोचकर पीहू ने अक्षय का रिएक्शन सही समझा, क्योंकि अभी उसने जस्ट स्टार्ट की थी इंडस्ट्री में, आगे उसे ऐसे कई सारे रोल करने होंगे जिसमें एक्टर के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज पोज देने होंगे। कुछ देर बाद पीहू की गाड़ी मल्होत्रा मेंशन के सामने आकर रुकी। पीहू अंदर गई। जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि अंदर दिग्विजय ठाकुर मौजूद थे और ओम जी और दिग्विजय जी एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। पीहू मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसने सबको नमस्ते कहा, तभी अर्नव दौड़ते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। अर्नव ने उसे देखकर कहा, कहाँ गायब है तू, मेरा फोन भी नहीं उठा रही, तू इतनी जल्दी अपने दोस्त को फिर से भूल गई। पीहू ने अर्नव को घूरते हुए कहा, तूने कब मुझे फोन किया, और अगर तुम लोग यहाँ आने वाले थे तो मुझे बताया क्यों नहीं। अर्नव ने कहा, मेरी माँ अपने फोन पर देख, मैंने तुझे 20 से ज्यादा बार फोन किया है। पीहू ने अपना मोबाइल निकाला तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, सॉरी, वह मेरा ध्यान नहीं था। अर्नव ने गुस्से से कहा, तो तेरा ध्यान होता कहाँ है। पीहू ने कहा, अब यह सब छोड़ो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। अर्नव ने कहा, दादाजी को कुछ काम था, इसलिए मैं दादाजी के साथ आ गया। पीयू ने कहा, वही तो पूछ रही हूँ कि काम कौन सा था। अर्नव ने मुंह बनाकर कहा, अरे मुझे खुद नहीं पता, जब से आए हैं लगातार तुम्हारी दादीसा से ही बातें कर रहे हैं और तुम्हारे दादा ससुर को ही घूर रहे हैं। पीयू ने एक नजर सबकी तरफ देखा। इस वक्त दीदा, वसुधा जी, ओम जी, दिग्विजय 2 सोफे पर बैठे हुए थे। दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए वसुधा जी के साथ बात कर रहे थे, वही दीदा घूर घूर कर दिग्विजय जी को देख रही थी। दिग्विजय जी भी बार बार उनसे अपनी नजरें बचा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दिग्विजय जी, वसुधा जी, ओम जी और दीदा कॉलेज के कोई नए लड़के लड़कियां हैं जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं।
वसुधा जी भी मुस्कुराते हुए दिग्विजय जी के साथ बात कर रही थी। वहीं ओम जी उन्हें इस तरह से घूर रहे थे जैसे अभी के अभी यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगे। आखिर में जैसे ही पीहू ने अंदर कदम रखे तभी उसके कानों में दीदा की आवाज सुनाई। दीदा ने हैरानी से कहा, तुम तो वही हो ना जिसने हमारे घर की खिड़की के कांच तोड़ा था। दीदा की बात सुनकर दिग्विजय जी ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे वह तो कॉलेज के टाइम की बात है। दादा ने गुस्से से कहा, तुम ही थे जिसने मेरे कमरे की खिड़की तोड़ी थी वसुधा को चिट्ठी देने के लिए। दिग्विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना वह कॉलेज के दिनों की बात है, अब तो उस बात को कई साल हो चुके हैं। दीदा ने भी गुस्से से कहा, और तुम्हारी वजह से मेरे सर पर वह पत्थर आकर लगा था। दीदा की बात सुनकर ओम जी ने आग में घी डालते हुए कहा, मतलब तुम्हारे सर पर यह चोट का निशान उसी पत्थर का है। इतना कहकर उन्होंने दीदा के सर के एक कोने पर छोटा सा निशान को देखा। उसे देखकर का दीदा ने भी गुस्से से कहा, हाँ उसी पत्थर का निशान है। दिग्विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मैं तो बच्चा था। दीदा ने गुस्से से कहा, तो तुम्हारे बचपन की वजह से मेरा सर फूट गया था, उसका क्या? वसुधा जी ने एक नजर तीनों की तरफ देखा। तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब है। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, है भगवान, एक दिन भी यह लोग चैन से नहीं रह सकते। तभी पीहू अंदर आई पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी साहिल भी ऊपर से नीचे आ रहा था। जैसे ही उसने दिग्विजय जी को देखा वह दौड़ते हुए आकर सीधा दिग्विजय जी के पैरों में लेट गया। उसके इस तरह से अचानक से दौड़ते हुए आने के कारण सभी लोग घबरा गए थे। वहीं दिग्विजय जी ने एक नजर साहिल को देखा और कहा, हमारे घर में दामाद पर नहीं छूते। साहिल खड़ा हुआ, उसने अजीब सी हंसी के साथ कहा, पर आप तो मेरे भी दादाजी होना। वही दीदा ने गुस्से से कहा, नालायक लड़के, जब कभी तुझे मेरे पैर छूने को कहती हूँ तेरी कमर टूट जाती है, और अपने दादा ससुर के पैर पड़ने के लिए तू सीढ़ियों से इस तरह से भाग कर आया है जैसे तेरे पीछे पागल कुत्ता पड़ा था। साहिल ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, दीदा ससुराल वालों की इज्जत करनी पड़ती है, अब आपको क्या पता शादी के बारे में, आप तो कुंवारी हो। दीदा ने गुस्से से कहा, तू चाहता है मैं भी तुझे कुंवारा रखूं? साहिल ने अपनी बत्तीसी चमकाते हुए कहा, अगर मैं कुंवारा रह गया तो मेरी जाने मन का क्या होगा? क्यों दादाजी? इतना कहकर उसने दिग्विजय जी की तरफ देखा। दिग्विजय जी को खुद समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दिग्विजय जी को दीदा से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उन्हें अच्छे से याद था जब कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक बार खिड़की पर पत्थर फेंक कर मारा था और वह दूसरी ही खिड़की पर लग गया था। तब उन्हें ऊपर से किसी ने कई सारी चप्पल फेंक कर मारी थी। दूसरे दिन उन्हें यह बात पता चली थी कि जिसने उन्हें इतनी ज्यादा चप्पल फेंक कर मारी थी वह वसुधा जी की जुड़वा बहन यशोदा जी थी। तब से उसने एक बार भी वसुधा जी के घर की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने सुन के रखा था कि यशोदा जी काफी खतरनाक लड़की है। यशोदा जी अपने गली मोहल्ले के कई लड़कों को पीट चुकी थी, जिस वजह से वह वहां पर दबंग नाम से फेमस थी। साहिल ने एक नजर दिग्विजय जी की तरफ देखा जो डरते डरते दीदा को देख रहे थे। वही उसने एक नजर दीदा को देखा जो गुस्से से दिग्विजय जी को घूर रही थी। फिर उसने अजीब सी हंसी के साथ कहा, आप दोनों को शादी करनी है क्या? उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। सब लोगों ने उस तरफ देखा तो कुहू ब्रूजो के साथ हॉल में आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, हाँ दिग्विजय दादाजी और दीदा की शादी करा देते हैं। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वहीं दिग्विजय जी आंख फाड़कर सबको देखने लगे। यही हाल दीदा का भी था। एपिसोड 74 इंटीमेसी लव यू अक्षु कुहू का दूल्हा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। दीदा और दिग्विजय जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी बाकी सब की तरफ आंख फाड़ कर देख रहे थे। वही कुहू लगातार हंस रही थी। साहिल का तो दिल कर रहा था वहां से भाग जाए, क्योंकि अब उसकी बेवकूफी के चक्कर में उसे इन दो बुड्ढों से पिटाई मिलने वाली थी।
साहिल ने एक नजर दिग्विजय किसी की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। साहिल ने मन ही मन कहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मेरे दादा ससुर तो मेरी दादी को पसंद करते हैं और मैंने इनका नाम अपनी बड़ी दादी के साथ जोड़ दिया, तो अब यह क्या करेंगे मेरा, कहीं यह मेरी जानेमन के साथ शादी कैंसिल ना कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं दे सकता। इतना सोचकर साहिल फिर से दिग्विजय जी के पैरों में लेट गया। उसने दिग्विजय जी के दोनों पैरों को कस के पकड़ और अपनी तरफ खींचने लगा। सभी लोग हैरानी से साहिल को देख रहे थे। दिग्विजय जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम हमें सोफे से खींचकर नीचे गिराना चाहते हो। यह सुनकर साहिल जो उनके पैरों को खींच रहा था, अचानक से उसे समझ में आया कि अगर वह इसी तरह से दिग्विजय जी के पैरों को खींचता रहा तो दिग्विजय सोफे से लुढ़क कर नीचे गिर जाएंगे। उसने जल्दी से उनके पैरों को छोड़ा और अपने आंखों में झूठे आंसू भरकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, बच्चा हूँ तो गलती से जबान फिसल जाती है। आप इसके लिए मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना, आप मेरी जानेमन को मुझसे दूर तो नहीं करेंगे ना। साहिल की आंखों में आंसू देखकर अवनी जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उसने मुंह बनाकर कहा है, भगवान यह मेरा भाई आंसुओं की टंकी लाता कहाँ से है, काश मेरे पास भी होती। इतना सोचकर अवनी अपने हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट को फाड़कर चिप्स खाने लगी। वही कुहू ने मुंह बनाकर मन ही मन कहा, बेबी का तो प्लान ही फ्लॉप हो गया आज, वरना दादू की और बड़ी दादी की तो मैं शादी ही करा देती, कितना मजा आता। इतना सोचकर वह एक बार फिर से सबकी तरफ देखने लगी। उसने मन ही मन को सोचा और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वही पीहू जब कमरे के ऊपर पहुंची तब किसी ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचा। पीहू ने हैरानी से अपनी नजर घुमाकर देखा तो उसे कमरे में चारों तरफ अंधेरा दिखाई दिया। इस वक्त वह किसी की मजबूत बाहों में थी। वो इस इंसान को कैसे नहीं पहचानती, यह तो उसका प्यारा पतिदेव था जो कि उससे रूठ कर चला गया था। उसने एक नजर अंधेरे में चमकते अपने पतिदेव को देखा और धीरे से कहा, अक्षु। अक्षय ने उसके कानों के पास गर्म सांसें छोड़ते हुए पहचान लिया, बीवी। पीहू ने अपनी दोनों बाहें अक्षय के गले में डालकर थोड़ी उदासी भरी आवाज में कहा, आप मुझसे अभी भी गुस्सा है। अक्षय ने मधोशी भरी आवाज में उसके कान के पास अपना चेहरा घुमाकर कहा, नाराज होता तो अब तुम मेरी बाहों में नहीं होती, मैं तुमसे रूठ कर चला गया होता। ऑफिस जाने के बाद मैंने कुछ सोचा कि मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। मैं इस तरह से तुमसे तुम्हारे सपने नहीं छीन सकता, पर मैं क्या करूं, नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और की बाहों में। इतना कहकर उसने पीहू का चेहरा अपने हाथ में भर लिया। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। अक्षय पीहू को कमर से पकड़कर खुद करीब खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा है, वो क्या है ना, मैंने अपनी बीवी को गुस्सा दिला दिया था तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था अपनी प्यारी इकलौती बीवी को मनाना। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, अच्छा जी। अक्षय ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर टाइट करके उसे खुद के करीब चिपकाते हुए कहा, बिल्कुल। इस वक्त दोनों एक दूसरे से महज 1 इंच की दूरी पर थे। उनके बॉडी के पार्ट्स भी आपस में टच हो रहे थे। अक्षय तो आज पीहू को काफी दिनों बाद अपने करीब देखकर मदहोश हो चुका था। वही पीहू का भी हाल यही था। अब अक्षय से रुका नहीं जा रहा था। उसने पीहू को झटके से गोद में उठाया और बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। पीहू ने धीरे से कहा, अक्षु अभी नहीं, अभी सिर्फ शाम हुई है, हमें नीचे भी जाना होगा। अक्षय ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जान, तुम भी चिंता मत करो, हमारी बेशर्म फैमिली खुद ही समझ जाएगी कि हम उनके लिए नया खिलौना लाने का इंतजाम कर रहे हैं।
आखिर उन लोगों को भी तो एक और पोता पोती चाहिए, तो उसके लिए हमें मेहनत भी तो करनी होगी ना। इतना कहकर अक्षय ने झटके से पीहू को बेड पर पटक दिया। बेड काफी ज्यादा मुलायम था, जिस वजह से पीहू को झटका तो नहीं लगा, पर बेड पर वह उछल गई। उसने अक्षय को घूर कर देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, अक्षय उसके ऊपर आकर कूद गया। अक्षय ने उसे अपने नीचे दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तुम्हें सुबह की गलती की सजा तो मिलेगी ना। पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसे गलती? अक्षय ने उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, बहुत जल्दी पता चल जाएगी। इतना कहकर उसने अपने होंठ पीहू के होठों पर रखे और उसे काफी पैशनेटली किस करने लगा। पीहू के हाथ भी अक्षय के बालों में चल रहे थे। दोनों एक दूसरे को लगातार चूम रहे थे। पूरे कमरे में अंधेरा ही था, बस नाइट बल्ब की रोशनी उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनका परफेक्ट फिगर आसानी से दिख रहा था। अक्षय पीहू के हॉट फिगर को देखकर पहले ही मदहोश हो चुका था और पीहू भी उसकी फिट बॉडी को देखकर मदहोश हो चुकी थी। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के नीचे गिरे हुए थे और दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करा रहे थे। इस वक्त शक्ति पीहू लंबी लंबी आहें भर रही थी। पूरे कमरे का माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो चुका था। अक्षय ने पीहू के गले पर काटते हुए कहा, तुम जानती हो ना चेरी, मैं जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा काम है और एक्टिंग में तुम्हें इस तरह से कई एक्टर के करीब आना होगा, पर मैं क्या करूं, मैं नहीं देख पाता हूं तुम्हें किसी और के करीब। तुम जानती हो ना, हमारी पिछली जिंदगी भी सिर्फ विशाल की वजह से बर्बाद हो गई थी। अगर तुम्हें उस विशाल से प्यार नहीं होता तो हम पिछली बार भी साथ ही होते। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने आंसू भरी आंखों से अक्षय को देखकर कहा, वादा करती हूँ इस जन्म में सिर्फ आपकी बनकर रहूंगी, वरना अपनी जान दे दूंगी, पर किसी गैर मर्द को खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें नहीं निकलना चाहिए, वरना मैं तुमसे सच में नाराज हो जाऊंगा और फिर तुमसे बात भी नहीं करूंगा। अक्षय ने नाराजगी जताते हुए कहा। इतना कहकर अक्षय ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। पीहू ने आहें भरते हुए कहा, अक्षय प्लीज स्लो। अक्षय ने उसकी तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह तो तुम्हें पहले अपने मुंह से मरने की बात करने से पहले सोचना चाहिए था ना जान। इतना कहकर अक्षय पीहू के पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगा। काफी देर तक दोनों के बीच की यह लड़ाई चलती रही। आखिर में जब अक्षय ने देखा कि अब पीहू के अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है, तब वह उसके बगल में आकर लेट गया। अक्षय के हटते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अक्षय भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। सुबह से लेकर अब तक दोनों में से किसी के दिल को चैन नहीं मिला था। भले ही अक्षय पीहू से इस तरह से गुस्सा होकर चला गया था, पर बाद में उसे खुद भी लगा कि वह कुछ ज्यादा ही कर रहा है, क्योंकि वह जानता था कि पीहू का बचपन का सपना है एक एक्टर बनने का, और एक एक्टर अगर यह सब चीजें नहीं करेगा तो उस इंसान को एक्टिंग करने का सपना ही नहीं देखना चाहिए। भले ही किस ना करना पड़े, पर दूसरे एक्टर का हाथ पकड़ना, उसे गले मिलाना, यह तो होना ही था। अक्षय ने पीहू को अपने सीने से लगाकर उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो कि जब मैं तुमसे गुस्सा होकर चला गया था तो फिर इस तरह से मैं तुम्हें मनाने खुद क्यों आ गया। जब मैं मल्होत्रा कारपोरेशन पहुंचा तब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि अगर हम दोनों इसी तरह से लड़ते झगड़ते हुए अपनी यह जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे तो फिर भगवान का हमें दूसरी जिंदगी देने का कोई फायदा नहीं होगा। हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनकर अपने दुश्मनों के साथ लड़ना है। मैं हमारी यह लाइफ इस तरह से वेस्ट नहीं होने दे सकता। हमें अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, हमें साथ में जीना है, हमारी बेबी के साथ हमें हमारे और 2-4 बच्चे प्लान करने हैं।
अक्षय की बात सुनकर पीहू, जो कि सीरियसली उसकी बातें सुन रही थी, उसने गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, कितने बच्चे चाहिए आपको? अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहा, 4 भी चलेंगे, ज्यादा नहीं। पीहू ने गुस्से से कहा, मैं आपको गाय दिखती हूँ जो 4 बच्चे पैदा करूंगी? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, 2 ठीक है। पीहू ने कहा, वह हम बाद में देखेंगे, पर अभी फिलहाल मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। अक्षय ने उसे सीने से लगाकर कहा, तो मैंने कब कहा कि तुम्हें अभी बच्चा प्लान करना है? तुम जब चाहो तब तक अपने करियर में आगे बढ़ सकती हो। अगर तुम बच्चा नहीं भी चाहिए तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अक्षय की बात सुनकर पीहू की आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसे नहीं लगा था कि अक्षय उसके करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इस तरह से सपोर्ट करेगा, जबकि वह जानता था उसके परिवार वाले उसके बच्चे को देखने के लिए तरस रहे हैं। पीहू ने आंसू भरी आंखों से अक्षय को देखते हुए कहा, आई लव यू हबी। पीहू का कन्फेशन सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई। उसने एक नज़र पीहू की तरफ देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है, फिर भी तुम यह गंगाजमुना बहा रही हो। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में यह अपने आप निकल रहे हैं। मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरे पास इतने प्यारे हस्बैंड हैं जो कि मुझे हर बात में सपोर्ट करते हैं। आई लव यू सो मच। आप हमेशा मुझे हर कदम पर सपोर्ट करते हो, जबकि पिछली बार मेरी वजह से हमारी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई थी। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अक्षय ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम क्यों बार बार वही बात लेकर बैठ जाती हो? इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार हम दोनों साथ नहीं थे, इस वजह से हमारे दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो गए। इस बार हम दोनों एक हैं और हम मिलकर अपने दुश्मनों के साथ लड़ेंगे। उन्हें इस तरह का सबक सिखाएंगे कि वह दुनिया में दोबारा पैदा होने से भी डरेंगे। तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखता है। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने हैरानी से कहा, किस चीज का? अक्षय ने मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखा और कहा, इस चीज का। इससे पहले कि पीहू कुछ कहती, अक्षय के होठ पीहू के होठों पर थे और वह उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। पीहू भी उसे रिस्पांस दे रही थी। दोनों अपनी ही दुनिया में गुम होकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। आज उनके बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। दोनों के रिश्ते में यही सबसे अच्छी बात थी कि जब भी दोनों एक दूसरे से नाराज होते थे, बजाय इस चीज के कि वह दोनों एक दूसरे को इग्नोर करे, एक दूसरे से बात करके अपने रिश्ते की नींव को और ज्यादा मजबूत बनाते थे। रिश्ते में आने वाली तकलीफ और मुश्किलें ही एक रिश्ते को मजबूत बनाती है। कुछ देर बाद फिर से अक्षय पीहू के ऊपर था और उसे प्यार कर रहा था। पीहू ने थकी हुई आवाज में कहा, प्लीज अब और नहीं। अक्षय ने एक नजर अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा, जिसकी सारी एनर्जी उसने छीन ली। उसने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत है बीवी, तुम मुझे टॉयलेट ही नहीं कर पाती? पीहू ने गुस्से से कहा, क्या कह रहे हैं आप? पिछले 4 घंटे से आप मुझे तंग कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो इसी चीज बात कर रहा था, पर हमें इसे कंटिन्यू सुबह शाम करना होगा, तभी तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। इतना कहकर अक्षय शरारती ढंग से मुस्कुराने लगा। पीहू ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, आप बहुत गंदे हो। इतना कहकर वह मुंह बनाकर दूसरी तरफ चेहरा करके लेट गई। अक्षय ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरा गंदा होना पसंद नहीं है? अक्षय की बात सुनकर पीहू के गाल लाल हो गए। पीहू ने कुछ नहीं कहा। अक्षय ने धीरे से उसके कान के पास, अगर मैं गंदा नहीं रहूंगा तो तुम एंजॉय कैसे करोगी बीवी, क्योंकि तुम तो कभी खुद से पहल करती नहीं हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू के चेहरे की लाली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। सच बात तो यह भी थी कि वह काफी एंजॉय करती थी, पर वह इस तरह से अक्षय के सामने यह सब कहने में शर्म आने लगी थी।
पहले हालांकि वह काफी बोल्ड हो गई थी, पर अब उसे थोड़ी थोड़ी शर्म आती थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, जब तुम इस तरह से शर्म आती हो ना, मेरा दिल करता है तुम्हें कच्चा खा जाऊं। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने गुस्से से कहा, आप बहुत बेशर्म हो, सोने दो मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ। अक्षय ने भी उसे गले लगा कर कहा, मैं भी हूँ ना तुम्हारे साथ सोने के लिए। इतना कहकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सो गए। वहीं लिविंग रूम में दिग्विजय जी और अर्नव चले गए थे, बाकी सब लोग बैठे हुए थे। अब डिनर का टाइम हो चुका था, पर अक्षय और पीहू नीचे नहीं आए थे। छोटी सी कुहू भी सब लोगों ने जबरदस्ती अपने पास बैठा लिया था, क्योंकि उन दोनों का इतनी देर तक कमरे में रहना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। घर के सभी बड़े समझ गए थे कि जरूर दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, इसलिए वह कुहू को इस तरह से उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जाने देना चाहते थे। पर कुहू का मुंह इस वक्त गुस्से से फूल गया था और वह किसी से बात नहीं कर रही थी। कुहू के गुस्से से लाल चेहरा देखकर साहिल ने हंसते हुए कहा, कुहू आप क्यों इतनी ज्यादा चिड़ी हुई हो? कुहू ने गुस्से से कहा, आप सब लोग बेबी को बेबी की मम्मा और डैडी के पास नहीं जाने दे रहे हो। साहिल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, वह क्या है ना बेबी, आपकी मम्मी डैडी जो कुछ भी कर रहे हैं तो बच्चों के देखने की चीज नहीं है, और वह सिर्फ हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, इसलिए आप वहां नहीं जा सकती। साहिल की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, बेबी सब कुछ कर सकती है, बेबी को जाने दो उसके मामा डैडी के पास। कुहू की बात सुनकर अवनी ने हंसते हुए कहा, हम एक काम करते हैं, हम बेबी की भी शादी करवा देते हैं, कल ही हम कुहू के लिए दूल्हा ढूंढना शुरू कर देते हैं। इतना कहकर अवनी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगे। वही छोटी सी कुहू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुंह बनाकर अवनी को घूरते हुए कहा, बुआ पहले आप ही शादी कर लो, वरना बुढ़ापे में आपको कोई नहीं लेकर जाएगा, फिर इसी तरह से आप यहाँ पर पड़ी पड़ी बुढ़ी हो जाओगी, और इस तरह से कुंवारा नहीं मरना चाहिए, वरना आप चुड़ैल बनकर घूमोगी। कुहू बात सुनकर साहिल और सात्विक जोर जोर से हंसने लगे। वही अवनी का चेहरा गुस्से से फूल गया था। उसने कुहू की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम छोटी चुड़ैल, तुम कह रही हो कि मैं चुड़ैल बन जाऊंगी? कुहू ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए मुंह बनाकर कहा, बुआ आपको चुड़ैल बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चलती फिरती चुड़ैल ही हो। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ भाग गई। वहीं अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, वह भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। उन दोनों को देखकर बाकी सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे।